नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश की राजनीति में अपराधीकरण हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और हमेशा से चर्चा का विषय भी। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 3 विधेयक पेश किए हैं। इनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने की बात कही गई है, जिसमें यदि वे कम से कम 5 साल की जेल की सजा वाले आरोपों में 30 दिन या उससे अधिक समय तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकेगा। इस बिल के बाद से राजनीतिक रूप से ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दी है एडीआर की रिपोर्ट ने। दरअसल एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें देश में 10 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ 33%, हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर अपराधों का आरोप है। इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 89 मामलों के साथ सबसे ऊपर हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के एमके स्टालिन हैं, जिनके खिलाफ 47 मामले दर्ज हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 19 मामले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ 13 मामले और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 मामले घोषित किए हैं। वहीं केरल के पिनराई विजयन ने 2 और पंजाब के भगवंत मान ने 1 मामले की घोषणा की है। एडीआर ने कहा कि उसने राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों की ओर से खुद दिए गए हलफनामों का विश्लेषण किया है। ये डेटा उनके द्वारा अपना पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से लिया गया है। अब ये निष्कर्ष ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 3 विधेयक पेश किए हैं। इनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने की बात कही गई है। जहां सरकार ने इस कदम को राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए एक कदम बताया है, तो वहीं विपक्ष ने इसे गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की एक कोशिश करार दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस एडीआर की रिपोर्ट में 40% मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध आपराधिक मामले चिंता का विषय जरूर है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनाते हैं। Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for 30, have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. उस बिल में ये प्रावधान है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या इवन प्रधानमंत्री किसी अपराध में सजा पाते हैं, 5 या 5 से अधिक वर्ष का कोई अपराध है उन्होंने किया और सजा पाते हैं और 30 दिन तक कोई जमानत नहीं मिलती है कोर्ट से, तो 31वें दिन स्वतः वो इस पद पर नहीं रहेंगे। ये तो बहुत एक शानदार मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव लॉ है। इसका तो समर्थन करना चाहिए। अपोजिशन ने इसका विरोध किया, इसका मतलब क्या अपोजिशन भ्रष्टाचार के पक्ष में है? चलिए, तो राजनीति में अपराधीकरण की बात हो रही है और माननीयों पर आपराधिक प्रकरण की बात हो रही है। देखिए, ये जो हलफनामा आया, एडीआर की जो रिपोर्ट आई, ये सोचने पर तो आपको कहीं ना कहीं मजबूर करेगी कि अब इन माननीयों का क्या। एक जो 3 बिल लाया गया और इन 3 बिलों के आधार पर यदि एडीआर की रिपोर्ट भी इस वक्त आ जाएगी और माननीयों से संबंधित आ जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि यदि देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस हैं और 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 ने आपराधिक मामले घोषित कर दिए हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे काम होगा। ये चिंता का विषय जरूर होता है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? विवेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिएगा विवेक जी। चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एचएन उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। एचएन उपाध्याय जी, ये माननीयों पर
आपराधिक प्रकरण की बात हो रही है। अभी मॉनसून सत्र जब खत्म हो रहा था उसके पहले की ही बात है। 3 बिल आए, उसका विरोध भी हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें आई और उसके बाद एडीआर की एक रिपोर्ट आती है। ये सब इन माननीयों ने जब इलेक्शन से पहले अपनी डिटेल्स दी होंगी, उससे एक हलफनामा खुद सामने ये तमाम चीज़ें आई हैं कि मतलब देश के यदि 40% आप समझ लीजिए, यदि माननीय ऐसे हैं, मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक प्रकरण है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय तो ज़रूर है। और ऐसे में ये बिल भी आ गया, तो जिन माननीयों पर हैं, चाहे वो आंध्र के हों, तमिलनाडु के हों, ये एक सोचने का विषय है कि इन लोगों के लिए आगे क्या, क्योंकि जब माननीय खुद इन्वॉल्व हैं, खुद सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये ऐसा विधेयक लाने का मकसद क्या था? तो राजनीति में बड़ा अपराधीकरण है, क्या मानते हैं? जी राखी जी नमस्कार, अपने सभी पैनलिस्ट भाइयों और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जो आप अभी ये बिल की बात कर रही हैं, ये बिल तो एक भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में चल रहा है, जनता में इनका अविश्वास की भावना है, खास तौर से वोट चोरी आदि मुद्दे जो चल रहे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए लाया है। दूसरी बात, अगर इनमें शुचिता और पवित्रता होती और इस को अपराधीकरण को समाप्त करने की बात होती, तो आप देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में जो है कर्नाटक के एक थे, जो है इनके सपोर्टर रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना, जो 1000 से अधिक वीडियो जो है महिलाओं का अश्लील वीडियो में पाए गए, उनको सजा कोर्ट ने भी माना दोषी। उसका प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे थे कि इनको दिया गया एक कोर्ट है, हमको माना जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को जब आप राजनीति में संरक्षण देंगे तो निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। और इस कानून का कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी थी, उनको टिकट नहीं दिया महिला पहलवानों के जो है दुर्व्यवहार में, तो उनके लड़के को टिकट दे दिया। और एक निशिकांत दुबे जो बहुत खास हैं, एक तरह से अपने को हनुमान मानते हैं, उन पर जो है दर्जनों केस चल रहे हैं। और लोकसभा के सांसद के पहले वो क्या करते थे पूरा देश पूरा दुनिया जानती है। तो ये भारतीय, और 2004 में अगर एक है सर्वे, लगभग 23% थे सांसद दागी, जो इस समय बढ़कर लगभग 46% हो गए हैं, यानी दुगुना की वृद्धि हुई है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के ही स्वाभाविक के ज्यादा जो है जनप्रतिनिधि हैं। तो अगर ये पार्टियां टिकट देते समय ही इन बात का ध्यान दे, ऐसे लोगों को टिकट न दे, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग चुनकर आएंगे नहीं। लेकिन ये पार्टियां जो है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जो राजनीति में हर तरह से जो है जीतना चाहती है, सत्ता प्राप्त करना चाहती है, उसकी इसी भूख में ये अपराधीकरण जो है राजनीति में बढ़ती जा रही है। जहां तक मुख्यमंत्री आदि की बात है जी राखी जी, ये सब ठीक है, कभी कभी सरकार के दुर्भावनाओं के वजह से भी कुछ केस हो जाते हैं। आजकल जैसे ईडी है, सीबीआई है, जो भ्रष्टाचार के केस हैं, तो उससे भी लोगों की संख्या बढ़ जाती है। ये तमाम जब से 2014 से आए तब से ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, वो जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, उनको जेल भेजा गया, बाद में वो जो है निर्दोष साबित हुए। तो इससे भी संख्या बढ़ जाती है। जब ये केवल यह दुर्भावना से करेंगे, दुर्भावना से करेंगे विपक्षी नेताओं को ही हमको जेल भेजना है, तो ये शुचिता पवित्रता निश्चित रूप से नहीं बन पाएगी और राजनीति में अपराधीकरण की प्रक्रिया बढ़ती ही जाएगी। तो इसके लिए सभी लोगों को, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी की जो भूख, सत्ता की भूख है, उसको में ध्यान में रखकर अपराधी टाइप के लोगों को टिकट देना और जिताकर उनको ले आना, फिर उनका जो है लाभ लेना और उनसे समर्थन प्राप्त करना, इसके वजह से भी जनप्रतिनिधि ऐसे बढ़ रहे हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। इसके लिए सबसे ताजा हमने उदाहरण बताया है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कर्नाटक के जो प्रज्वल रेवन्ना है, उनका प्रचार किस तरह से किया था, और इससे जनता में मैसेज गलत जाता है कि ये पार्टियां जो है ऐसे लोगों को महत्व देती है और उन ऐसे अपराधियों की महिमा मंडित भी होती है। जनता भी भाई दबाव में आकर उनको जिता देती है। तो कोई भी पार्टियां हो, सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट ही न दें। जहां तक इस बिल की बात करते हैं, निश्चित रूप से बिल जो है विरोधी जनप्रतिनिधियों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों और सांसदों को डराने के लिए लाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है राखी जी, आ रही है। विवेक जी, अब मैं चाहे कांग्रेस
के माननीयों की बात कर लूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीयों की बात कर लूं, जो बिल लेकर आए वो तो सारे माननीयों के लिए है, ठीक है। लेकिन ये जो एडीआर की रिपोर्ट आई, ये जो हलफनामा खुद सामने रखा गया है, तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर ही यदि क्रिमिनल केस है तो इनका होगा क्या आगे? देखिए राकेश, जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी, मोदी जी का पहली सरकार, तो उसी में हमने एमएलए कोर्ट की स्थापना की थी कि जिन माननीयों के मुकदमे निस्तारित नहीं हो पाते थे उनके लिए हमने अलग से कोर्ट बना करके उनके निस्तारण की व्यवस्था की। बहुत से माननीय छूट भी गए, बहुत से माननीयों को सजा भी हो गई। जिनको सजा हुई जेल भी चले गए। लेकिन इधर कुछ समय से देखने में आया कि कुछ अभियुक्त होते हुए भी सरकार जेल से चलाने की कोशिश कर रहे थे। आपने दिल्ली का प्रकरण देखा होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत में ये भी नहीं कह दिया कि आप कार्यालय नहीं जाएंगे, तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया। लालू जी चारा घोटाले जब चार्ज हुए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी पत्नी को बनाया। हेमंत जी चार्ज हुए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जो इस्तीफा नहीं देना चाहते। राखी जी, यहाँ सरकारी कर्मचारी के लिए नियम है कि अगर चपरासी भी है सरकार का और 24 घंटे के लिए इम्प्रिजमेंट उसका होता है तो पहले सस्पेंड होता है, उसके बाद जेल जाता है। और यहाँ पूरी सरकार जेल जा रही है। सत्येंद्र जैन महीनों जेल से कारागार मंत्रालय चलाते रहे। तो ये जो परंपराएं विपक्ष ने डालने की कोशिश की, इससे जनता में क्या संदेश जाएगा? और फिर ऐसे भ्रष्टाचारियों अपराधियों के ऊपर हम जनता के लिए निर्णय का भार कैसे सौंप सकते हैं? अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है, लोकतंत्र की शुचिता बहाल रखनी, उसकी विश्वसनीयता समाज में बनाए रखनी है, तो हमें कुछ स्वयं सुधार करने पड़ेंगे। उन्हीं सुधारों में से ये कार्य किया जा रहा है कि अगर सजा पाने के बाद, जिसमें 5 साल की सजा या उससे ऊपर का प्रावधान है और सजा हो जा रही है, और अगर कोई उससे ऊपर की अदालत बेल नहीं देती है तो उनकी कुर्सी स्वतः चली जाएगी। ये इसमें नियम है। दिक्कत इसलिए है कि उनके रेवंत रेड्डी के ऊपर 89 मुकदमे हैं, एमके स्टालिन के ऊपर 47 है, सिद्धारमैया जी के ऊपर 13 है। भाई इतना भ्रष्टाचार करते क्यों हो? ये अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि विपक्ष के लोगों को चार्ज किया जा रहा। भाई कांग्रेस के लोगों को चार्ज इसलिए ईडी सीबीआई करती कि वहां लोगों के पास करप्शन का पैसा है। भाजपा कार्यकर्ता के पास किसी के पास करप्शन का पैसा है तो उसके यहाँ कहाँ जाएगी ईडी सीबीआई? और फिर इन एजेंसियों की स्थापना तो आप ही के द्वारा की गई। अब अगर वो आप ही का दरवाजा खटखटा रहे तब भी पेट में दर्द है। आखिर क्या चाहते हैं आप? क्या इन एजेंसियों पे ताला लगा दिया जाए? विपक्ष चाहता है क्या? ठीक है, मैं विवेक जी वापस आऊंगी, लेकिन 2-3 नाम जो आपने लिए तो हमें उनके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। हमें सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी देखना पड़ेगा। मामले 1 हो चाहे 100 हो चाहे 10 हो, क्या मामले हैं, किस तरह के मामले हैं, किस तरह की सजा हो सकती है और आगे क्या होगा? इनके का भी लीजिए, लेकिन जो सुधार हो रहा सुधार तो होने दीजिए। हाँ ठीक है, वो चीज ठीक है, लेकिन अब आप सोचिए ना कि किसी राज्य का यदि कोई नेतृत्व कर रहा हो, कहीं का मुख्यमंत्री है, यदि उन्हीं पर इस तरह के केसेस आ रहे हो, क्रिमिनल केसेस आ रहे हो, तो आप समझिए ना कि आने वाले समय के लिए क्या मैसेजेस है। तो या तो ये चेंज हो जाए, या हो सकता है जो बिल लाया गया है जिसका जो भी फाइनल होगा इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इन चीजों में कमी आ जाए। तो है तो क्योंकि गंभीर अपराधों के केस है तो ये तो सोचना पड़ेगा। हत्या के आरोपियों, बलात्कारियों के ऊपर सरकार चलाने की, हत्या का आरोपी या बलात्कार का आरोपी सरकार का मुखिया बना बैठा रहेगा तो जनता से न्याय कौन करेगा? ठीक है, चलिए मैं आऊंगी, इस पर भी वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है। जकिया जी,
एक बात है यहाँ पर, जो एक एडीआर की रिपोर्ट आई, अच्छा चीज़ें देखिए कैसे कनेक्ट होती हैं। ये जो हलफनामा आया है, जो एक स्टडी की गई है, जो उन्होंने इलेक्शन टाइम पे सब कुछ अपनी जानकारी दी, उसके माध्यम से ये चीज़ें निकल कर आई हैं। और इसके अभी मुश्किल से 2 से 3 दिन ही हुआ है। आप देखिए कि जो 3 बिल लाए गए माननीयों की गिरफ्तारी को लेकर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का पूरा क्राइटेरिया भी रखा गया है, वो भी इससे अछूते नहीं होंगे। ऐसे में ये चीज़ें अच्छी हैं, सोचने में लगता है कि यदि किसी ने गलत किया है वो बिल्कुल जाए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी अभी हैं पद पे और उनके खिलाफ इतने मामले हैं, उनका क्या? वो कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पहले इनका तो कुछ हो, बाद वाले तो जो करेंगे या होगा वो बात की बात है। तो ये दोनों चीजें एकदम से इस वक्त पे आके एक बड़ा मैसेज देती हैं। 40% मुख्यमंत्रियों पर यदि क्रिमिनल केस है देश के, तो आप सोचिए हम कहाँ हैं। बिल्कुल सही बात है राखी। मुझे लगता है कि ये जो नियम लागू करने की बात हो रही है, बीइंग अ इंडियन, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अगर कोई भी क्रिमिनलाइज है, चाहे वो रूलिंग पार्टी में हो चाहे अपोजिशन में हो, वो हमारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, पहला चीज। दूसरी बात कि अब अगर इसके डेप्थ में देखा जाए कि अभी की सिचुएशन में ये बिल को पारित करना कहाँ तक बिल्कुल सच्चाई और हमारे लिए अच्छाई देखते हुए हो रहा है या कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हमें एक थमना जरूरी है। क्यों थमना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी स्पेशल बिल्स ऐसी है जिसमें से आपको याद होगा कि 33% फॉर दी रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, जो कि हर पार्टी बात करती है लेकिन आज तक उसे पूरी तरह से प्रपोज करके एक्टिवली अप्रूव नहीं किया, जो कि एक इंडिया की 50% आबादी को आगे लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिल, और सब उसका पक्ष लेते हैं, सब उसकी वोट के बैंक को जीतने के लिए बात करते हैं, लेकिन पारित नहीं। ठीक है, आप ये बिल लाके अभी के टाइम में जहां पे ऑलरेडी इतने सारे केसेस आदमी देख चुका है फंक्शनिंग में, कि आपने सबसे पहले तो एक सिस्टम ला दिया बिल के जरिए कि कोई भी कल्प्रिट तब तक है जब तक वो प्रूव ना कर दे कि ही इज नॉट ए कल्प्रिट, जबकि पहले होता था गिल्टी आफ्टर प्रूविंग। अब यहाँ पे क्या है, गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो यानी एक बंदा, अगर हम आज आपको बोल दिए राखी जी ने मेरे को धमकी दी है या मारने की कोशिश की है, तो राखी के ऊपर केस हो गया। अब राखी की जिम्मेदारी है कि वो मुझे साबित करेगी कोर्ट में जाके कि वो निर्दोष है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं प्रूव करूंगी कि आप दोषी हैं। ठीक है, और आपको निर्दोष अपने आप को साबित करने के लिए अगर मैं रिमांड में ले लेती हूँ और आपको 1 महीने तक फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस बिल नहीं मिल रहा है, तो यू आर लूजिंग योर वोट सीट, जो कि आपको जनता जिता के देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैश समझ में आ रहा है, ये क्लैश है, ये लेमैन की जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, और इसी के लिए अपोजिशन जो है आज आवाज उठा रही है। बिल बहुत अच्छी है, बिल होनी चाहिए ये पारित, लेकिन इन विच कंडीशन, इन अ कंडीशन वेयर आपकी कॉन्स्पिरेसी नहीं हो इसको पारित करने के तहत। क्योंकि हम लोग ने बिल्कुल साफ देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के चीजों के साथ हुआ, हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, बजाते उनको फिर बिल्कुल बिल्कुल उनको सारे दोषों से उनको हटा दिया गया, सब चीज हो गया। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी हुई, जो एक बंदे के नजर में गई, अरे मेरे सीएम को अरेस्ट किया गया। ठीक है, पहला क्या होता है, दादू जी का मुझे एक वर्जन याद है, उस टाइम मैं क्लास में पढ़ती थी, तो उन्होंने एक न्यूज पेपर को कहा था कुछ मत करना, बस फोटो छापना, चाहे तुम मुझे जेल भेजने का फोटो छापो चाहे कुछ का छापो, लेकिन फोटो छापना। क्योंकि बिहार की 90% आबादी है जो उनको वोट देने वाली थी, वो ऐसी थी जो सिर्फ फोटो देखती थी, उसे पता भी नहीं था कि फोटो के साथ लिखा क्या है। ठीक है, तो अभी भी क्या होता है कि आप जब कोई भी पुलिस अरेस्टिंग हो रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हुई हो, चाहे हेमंत सोरेन की हुई हो, या किसी की भी हो, वो अरेस्टिंग पे पहला हमें क्या आता है, हमारे सीएम को अरेस्ट किया गया, कुछ हो सकता है,
क्योंकि हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि एक कॉन्स्पिरेसी का लेवल इतना बैकग्राउंड तक जा सकता है कि एक निर्दोष को आप इतने महीने तक अरेस्ट में रख सकते हैं विदाउट सुनवाई, विदाउट पे। केस में आपने इतने सारे गवाह रख दिए, मतलब 30,000 से ऊपर गवाह, कभी भी मुमकिन नहीं है कि आप 30 दिन में कंप्लीट कर ले। तो वेयर इज द रिलीफ? रिलीफ तो है नहीं। फिर तो आपको मतलब एक तरह से उसको आप बोलो कि आप इलेक्शन जजमेंट जज यानी हमारी जो पिलर है, ठीक है मैम, ये सारी हमारी स्तंभ है मेन, आप इसको वीकनिंग कर दी। या आप चलो जीत भी गए तो अब क्या है, मैं आपको एक प्लेस डलवाऊंगा, सिंपल सा, मैं ही किसी के ऊपर चाहूंगी, मैं जाके के बाद में आइडेंटिफाई होगा ना कि भाई वो केस सही था कि नहीं था। उसकी तो नौकरी, उसकी तो जो इलेक्शन की उसने जो इतनी मेहनत की, जो जनता ने उसमें भरोसा दिखाया, वो तो खत्म। बिल्कुल ठीक है ज़किया जी, चलिए मैं रोकूंगी क्योंकि मेरे पास क्योंकि समय की सीमा है मैम, और इसीलिए बहुत सारे सवाल भी नहीं थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पहलू था, इस पर बात तो मैं बहुत करती क्योंकि ना तो पक्ष इससे बचता ना तो विपक्ष इससे बचता, क्योंकि दोनों के मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर लाइन में थे। पर आज समय की सीमा है तो मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस बच गए मेरे और सवालों से। तो फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, राजनीति में अपराधीकरण की बात है। जो बिल आया उसके बाद एडीआर की रिपोर्ट भी आती है, तो जो माननीय देश के 40% मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर मामले हैं, तो जब आप ही उस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आपका क्या होगा? तो पहले तो पक्ष और विपक्ष खुद इस पर आकलन कर ले, समझ ले कि आपका खुद जो नेतृत्व एक स्टेट का कर रहे हैं वो क्या है। उसके बाद फिर जो बिल लाए हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो भी सोच लें कि आपके जो माननीय हैं उनका क्या होगा। तो ओवरऑल एक सिनेरियो इसका निकाल कर देखा जाए तो फिलहाल कितना इंप्लीमेंटेशन बिल पर होगा और उस इंप्लीमेंटेशन के बाद ये जो माननीय है इनका क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।